नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 सितंबर 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज टोटल 5 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। 2 तो हमारे देखो कल के जो रह गए थे और 3 आज के। सबसे पहले आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ से संबंधित कि इंडिया की डिप्लोमेसी में ज़्यादा इंटरनेशनल लॉज को क्यों नहीं साइट किया जाता अपनी आवाज़ को ज़्यादा अच्छे से वर्ल्ड के सामने रखने के लिए। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया स्टेट्स के बीच डिफरेंस से संबंधित। तीसरा आर्टिकल इंडिया एज ए नेशन ऑन मूव, मतलब क्या फर्दर रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। चौथा आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस में पाकिस्तान का एंगल, क्योंकि यूएस अब पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के लिए जो सामान है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह है, उसकी सप्लाई कर रहा है। सबसे लास्ट में G20 से संबंधित आर्टिकल, G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास एक बड़ा मौका। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक अच्छी चीज़, विकास कुमार हैं, इनकी यूपीएससी इन्फोर्समेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम में 165 रैंक आई। तो हमारी कम्युनिटी के हैं विकास कुमार, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है वो भी आप अच्छे से करते रहें, इसके लिए शुभकामनाएं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया के द्वारा डिप्लोमेसी में इंटरनेशनल लॉ को इस्तेमाल किए जाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, अक्सर आपने देखा होगा जब विभिन्न देशों के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो यूक्रेन ने रशिया के युद्ध का जवाब दिया अपनी डिप्लोमेसी में कई सारे इंटरनेशनल लॉज का इस्तेमाल करके। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया ने यूएन के चार्टर के इस आर्टिकल का उल्लंघन किया है। विभिन्न देश इंटरनेशनल लॉज को साइट करते हैं अपनी बात को रखने के लिए, ताकि अपनी बात को और ज़्यादा मजबूती से रखा जा सके, अपनी बात को लेजिटिमेट ठहराया जा सके। इवन चाइना जैसे देश जो देखो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाते हैं, दूसरे देशों की ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, वो भी अपनी बात रखने के लिए ना इंटरनेशनल लॉज का इस्तेमाल करते हैं। कोई ना कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर लॉ का सेक्शन जो है उसका हवाला चाइना दे देता है कि हम सेल्फ डिफेंस में काम कर रहे हैं, हम यूएन चार्टर के इस प्रोविजन का इस्तेमाल कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। तो आप हमें गलत ना समझिए, समझ रहे हो? मतलब वर्ल्ड में बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज और कन्वेंशंस है ना, उनका सहारा लिया जाता है विभिन्न देशों के द्वारा अपनी बात को वर्ल्ड के सामने रखने के लिए। इंडिया भी हमेशा से इंटरनेशनल लॉज का पालन करता आया है। इवन हमारे देश में तो संविधान का जो आर्टिकल 51 है जो डीपीएसपी में आता है, ये आर्टिकल भी इस प्रकार की बातें करता है। स्टेट कोशिश करेगा इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए, इंटरनेशनल लॉज के लिए रिस्पेक्ट को प्रमोट करेगा हमारा देश। इसके साथ साथ ये कोशिश करेगा जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स है ना, उनका समाधान हो आर्बिट्रेशन के थ्रू, ना कि लड़ाई करके। मतलब साफ है, इंडिया हमेशा से इंटरनेशनल लॉज का रिस्पेक्ट करता आया है। बट देखो, जब अपनी बात रखने के लिए इंटरनेशनल लॉज को इस्तेमाल करने की बारी आए तो इंडिया इसमें ना थोड़ा ढीला पड़ जाता है। अगर कुछ चुनिंदा मौकों को छोड़ दें, जैसे कुलभूषण जाधव का केस है जिस पर पाकिस्तान ने आरोप लगाया वो स्पाई हैं, वो अभी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, तो इस केस को इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट में लेके गया। बट देखो, इन चुनिंदा मौकों को छोड़ दें तो इंडिया ना इंटरनेशनल लॉज का इस्तेमाल नहीं करता अपनी डिप्लोमेसी में अपनी बात रखने के लिए। जैसे अब देखो, चाइना ने 2020 में गलवान वैली में अपनी ट्रूप्स को आगे भेज दिया जिसकी वजह से वायलेंस हुआ। लेकिन देखो, इसके विरोध में जब फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट जारी करती है ना, तो उसमें ना स्पेसिफिक बातों का जिक्र नहीं होता। जैसे यूएन चार्टर के कौन से प्रोविजन का चाइना ने वायलेशन किया, या फिर और कौन से इंटरनेशनल कन्वेंशन या फिर इंटरनेशनल लॉ का चाइना ने वायलेशन किया। इन सब चीज़ों को इंडियन डिप्लोमेसी ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। इवन पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट टेररिज्म स्प्रेड करता है, तो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने के लिए भी इंडिया इंटरनेशनल लॉज को साइट नहीं करता है जहां पे करना चाहिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं, इसका देखो रीजन भी है कि इंडियन डिप्लोमेट्स इंटरनेशनल लॉज को ज़्यादा साइट नहीं करते अपनी वोकेबलरी में। रीज़न ये है, इंडियन फॉरेन सर्विस में जो कैंडिडेट्स आते हैं ना यूपीएससी के एग्ज़ाम से सिलेक्ट होके, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, वो सारे ना जर्नलिस्ट होते हैं, उन्हें इंटरनेशनल लॉज का इतना पता भी नहीं होता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में अलग से एक सेक्शन है लीगल एंड ट्रीटीज डिवीज़न, इसका काम है इंटरनेशनल लॉज को देखना। बट देखो, ये बॉडी अपने आप में ना अंडर स्टाफ्ड है। 2021 की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स की,
जिसमें यह कहा गया इस लीगल एंड ट्रीटीज डिवीजन में ना टोटल ऑफिसर्स की वैकेंसी है 23, यानी टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 23, लेकिन अभी सिर्फ 13 ऑफिसर्स काम कर रहे हैं इस डिवीजन में। इसके अलावा इस डिवीजन में कैसा टैलेंट है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखो जिनको इंटरनेशनल लॉज की बहुत ज़्यादा जानकारी होती है ना, तो फिर वो अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जो दूसरी वर्ल्ड कोर्ट्स हैं, वहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इस छोटी सी डिवीज़न में आके क्यों काम करेंगे जो इंटरनेशनल लॉज में एक्सपर्ट हैं? तो ये भी दिक्कत है। नेक्स्ट दिक्कत ये है, हमारे देश में इंटरनेशनल लॉज से संबंधित जब कोई डिसीजन लेना होता है ना, तो वो डिसीजन किसी एक मिनिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल फॉरेन मिनिस्ट्री को ये डिसीजन लेना है, नहीं, इसमें कई सारी मिनिस्ट्रीज की इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे फाइनेंस, कॉमर्स, लॉ, इन्वायरमेंट, जो इंटरनेशनल लॉ के अलग अलग डायमेंशन से डील करती हैं। तो एक सिंगल डिसीजन मेकिंग का पॉइंट नहीं है इंटरनेशनल लॉ से संबंधित। इसी वजह से 2016 में एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि आप लॉ मिनिस्ट्री के अंदर ना अलग से डिपार्टमेंट बना दो, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। बट देखो अभी तक इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया है। इवन हमारे देश की यूनिवर्सिटीज में भी ना कुछ अच्छे इंटरनेशनल लॉ प्रोफेसर्स को छोड़ दें तो फिर हम पाएंगे कि हमारे देश की यूनिवर्सिटीज ने भी इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, यानी ज़्यादा अच्छे एकेडमिशियन निकल के नहीं आए हैं इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में। गवर्नमेंट ने भी इंटरनेशनल लॉ के डोमेन में ज़्यादा फंड्स एलोकेट नहीं किए हैं, रिसर्च को ज़्यादा फंडिंग नहीं दी है। यही एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हमारे देश में इंटरनेशनल लॉज के मामले में ना टैलेंट काफ़ी कम है। तो 2021 की पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में ये कहा गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हमारे देश की यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल लॉ में रिसर्च के मामले में अलग से चेयर्स इस्टाब्लिश करें, यानी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल लॉ के मामले में अच्छी रिसर्च होनी चाहिए ताकि अच्छा टैलेंट निकल के आए, बाद में वो फॉरेन सर्विस ज्वाइन करे और इंडिया जब अपनी बात को रखे तो इंटरनेशनल लॉज को अच्छे से साइट करे अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए। वैसे हमारे देश में देखो एक काउंसिल है ICWA, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, लेकिन ना ये स्टडी करती है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर कि दो देशों के बीच में रिलेशन कैसे हैं। इंटरनेशनल लॉज के ऊपर स्टडी नहीं की जाती ICWA के द्वारा। दूसरी तरफ देखो चाइना ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट किए हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ताकि यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल लॉ के मामले में रिसर्च कर सकें, और इससे चाइना की सरकार को फ़ायदा भी हुआ है। इंडिया में एक सोसाइटी भी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये इस्टाब्लिश हुई थी 1959 में। जब इसे इस्टाब्लिश किया गया था तो ये बोला गया था कि ये जो सोसाइटी है ना, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साबित होगी इंटरनेशनल लॉज में रिसर्च के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, फेल हो गई ये सोसाइटी। इस सोसाइटी का एक जर्नल है जो फ्लैगशिप जर्नल है, सबसे मेन जर्नल है इस सोसाइटी का, IJIL, इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये देखो टॉप जो इंटरनेशनल लॉ से संबंधित जर्नल्स है ना, उनके मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरता, जबकि 60 ईयर्स पुराना है ये जर्नल, इंडियन जर्नल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जबकि देखो एक चाइनीज जर्नल है इंटरनेशनल लॉ के ऊपर, ये सिर्फ 20 साल पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन आज टॉप रैंक जर्नल्स में आता है चाइनीज जर्नल। तो लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, इसके लिए देखो कुछ हद तक हमारे देश में जो इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर्स या फिर इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट है ना, वो भी जिम्मेदार हैं। जब देखो IR के एक्सपर्ट कुछ आर्टिकल लिखते हैं ना, वो वाइडर ऑडियंस के लिए लिखते हैं, हर कोई उस आर्टिकल को समझ के, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर या फिर राइटर है ना, कई बार आर्टिकल लिखते हैं ना, वो ये सोच के लिखते हैं इसकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड है, वो जनता के लिए नहीं लिखते, इसलिए जनता का भी इंटरेस्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ के मामले में। बट देखो इंडिया को अगर सुपर पावर बनना है तो इंडिया को अपनी बात अच्छे से रखनी होगी, और वो तब पॉसिबल है जब इंटरनेशनल लॉ से संबंधित अच्छा टैलेंट हमारे देश में उपलब्ध हो और देश की डिप्लोमेसी में जो वोकेबलरी इस्तेमाल किया जाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल लॉज को साइट किया जाए अपनी बात रखने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नॉर्दर्न और साउदर्न इंडियन स्टेट्स के बीच डिफरेंस से संबंधित है। आप GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो आपने ना एक चीज़ नोटिस की, हमारे देश में पिछले कुछ समय में ना बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जैसे फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए, लेकिन फार्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुए वो नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड थे, साउथ इंडिया में इसका
ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। इवन अग्निपथ स्कीम के अगेंस्ट एकदम से प्रोटेस्ट फैल गया था, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, क्या साउथ इंडिया में हुआ? नहीं। और इवन इमरजेंसी के दौरान भी साउथ इंडिया के स्टेट्स में रिस्पॉन्स अलग था, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में रिस्पॉन्स अलग था। रीजंस क्या है इसके पीछे? देखो, साउथ इंडिया एक तरफ और नॉर्थ और ईस्ट इंडिया एक तरफ, इनकी ना इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरीज काफ़ी अलग है। साउथ इंडिया के स्टेट्स आप देखोगे तो इन्होंने काफ़ी जल्दी ग्रो किया है इकोनॉमी के मामले में। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट आता है वैसे वैसे अवेयरनेस ज़्यादा फैलती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स इंप्रूव होते हैं, तो फिर पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होने लगती है, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कम होने लगती है और पर कैपिटा इनकम इंप्रूव होने लगती है। तो ये सब चीज़ें हुई साउथ इंडिया में, बट ये सब चीज़ें नहीं हुई नॉर्थ इंडिया में। आज के समय में देखो, साउथ इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कम एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है एज कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन। मतलब साउथ इंडिया में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस की इंडस्ट्री में एज कंपेरिजन टू नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में कम काम कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू साउथ इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ज़्यादा अच्छे हैं साउथ इंडिया में, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, ये सब। साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो देखो कम पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एग्जर्ट कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्थ और वेस्टर्न स्टेट्स। इसका रीज़न देखो ये है, पिछले 2 टर्म में आपने देखा होगा जैसे बीजेपी की सरकार आई है, और बीजेपी की सरकार आई है ना, जो हिंदी डोमिनेटेड रीजन है ना, उनमें तो बीजेपी ने एकदम से स्वीप कर दिया है। तो साउथ इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनकी सीट्स की आवश्यकता नहीं पड़ी बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। तो ये एक बड़ा रीज़न रहा कि हिंदी डोमिनेटेड स्टेट्स में बीजेपी ने स्वीप कर दिया। इस वजह से साउथ इंडिया के स्टेट्स का जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ना, वो पिछले 2 टर्म में तो कम से कम हो गया। उससे पहले जब यूपीए की सरकार थी तो डीएमके वगैरह का रोल रहता था सरकार में, जैसे डी राजा, उनका नाम भी सामने आया था 2G स्कैम में। तो काफ़ी मिनिस्टर्स और काफ़ी दूसरे बड़े पॉलिटिकल पोस्ट पर लोग थे साउथ इंडिया के, लेकिन अब कम है थोड़ा रिलेटिवली। आप देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजरात से हैं, प्रेसिडेंट हमारी वो उड़ीसा से हैं, स्पीकर लोकसभा में वो राजस्थान से हैं ओम बिरला जी, और राज्यसभा में जो चेयरमैन हैं वो तो उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति कौन हैं? जगदीप धनखड़, वो भी राजस्थान से हैं। लेकिन साउथ इंडिया से बड़े जो पॉलिटिकल पोस्ट पर लोग हैं ना, थोड़ा कम है। एस जयशंकर हैं, एस जयशंकर तमिलनाडु से हैं, वो विदेश मंत्री हैं। लेकिन एस जयशंकर भी ना टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है, मतलब वो ऑफिसर्स की फैमिली से हैं। उनके भाई एक IAS ऑफिसर हैं, उनके फादर के सुब्रमण्यम वो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनके एक और दूसरे जो भाई हैं वो हिस्टोरियन हैं। इनका एस जयशंकर का जन्म भी दिल्ली में हुआ था। तो मतलब जड़ें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की तमिलनाडु में है, लेकिन यूं नहीं कहा जा सकता कि उनका बचपन या फिर सब कुछ तमिलनाडु में बीता। उनका जन्म भी दिल्ली में हुआ था और ज़्यादातर समय बाद में स्कूलिंग वगैरह भी बाहर ही हुई। तो ये सारे हमने ना रीजन्स डिस्कस किया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडियन स्टेट्स के बीच डिफरेंसेस के। तो अब बात करते हैं इसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं इन डिफरेंसेस के। सबसे बड़ी चीज़ देखो, अक्सर साउथ इंडिया के स्टेट्स ये आरोप लगाते हैं कि फाइनेंस कमीशन जिन पैरामीटर्स का इस्तेमाल करता है ना टैक्स रेवेन्यू को डिवाइड करने के लिए सेंटर और स्टेट के बीच और दूसरा विभिन्न स्टेट्स के बीच में, वो पैरामीटर्स हमारे अगेंस्ट बाइस्ड हैं। जैसे पॉपुलेशन एक फैक्टर है। अब साउथ इंडिया के स्टेट्स की पॉपुलेशन तो ज़्यादा बड़ी नहीं, अब इसका मतलब उन्हें कम रेवेन्यू मिलेगा। पॉपुलेशन 2011 की, इसको वेटेज दिया गया 15%, और 2011 के सेंसस के हिसाब से साउथ इंडिया के स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, साउथ इंडिया के स्टेट्स का ये कहना है जीएसटी जो आया है 2017 के बाद से, इससे हमें नुकसान हुआ है क्योंकि ये कंजप्शन बेस्ड रेजीम है। जहां पे कंजप्शन ज़्यादा होता है ना, वो देश टैक्स इकट्ठा ज़्यादा करते हैं। पहले उल्टा हुआ करता था, पहले प्रोडक्शन बेस्ड रेजीम हुआ करता था, यानी जिन स्टेट्स में प्रोडक्शन होती है उन स्टेट्स को ज़्यादा टैक्स मिला करता था। तो अब चूंकि जीएसटी आ चुका है, ये कंजप्शन बेस्ड रेजीम है, जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा होता है, तो उन स्टेट्स को ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगा है। नेक्स्ट, अब देखो एक चीज़ ये भी है, हमारे देश में अभी लोकसभा की जो जितनी सीट्स हैं ना, और जिस राज्य में जितनी सीट हैं वो फिक्स हैं 1971 के सेंसस के हिसाब से। लेकिन ना
ये फिक्स रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार 2025 तक। अगर इसे फिर से अमेंडमेंट नहीं की गई ना संविधान में, तो 2025 के बाद जो पहला सेंसस कंडक्ट होगा ना, यानी 2031 में, इस सेंसस के हिसाब से लोकसभा की जो सीट्स है ना वो एलोकेट करनी होगी विभिन्न स्टेट्स के बीच में। तो साउथ इंडिया के स्टेट्स को डर ये है, चूंकि लेटेस्ट सेंसस के अनुसार हमारी पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी, तो हमें कम सीट्स मिलेंगी, ये हमें नुकसान हो जाएगा। तो अब इस पर फैसला लेना होगा। हालांकि अभी 2025 भी काफ़ी दूर है, 2031 भी दूर है, लेकिन आने वाले समय में इस पर फैसला लेना बहुत कठिन होगा सरकार को। तो आवश्यकता देखो ये है, पॉजिटिव एंगेजमेंट होनी चाहिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, ताकि किसी भी रीजन को ना ये नाराजगी ना रहे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उन्हें मतलब ये एहसास होना चाहिए कि आप देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी देश के दूसरे हिस्से के काम आ रही है, क्योंकि वो देश का दूसरा हिस्सा ज़्यादा पिछड़ा है। फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार खास करके, उड़ीसा, झारखंड, अब इन स्टेट्स में देखो अंडर डेवलपमेंट है। तो कोई तो राज्य होगा ना जहां पे जो ज़्यादा डेवलप होगा, अब उसको थोड़ी कम डेवलपमेंट की आवश्यकता है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो जिसको ज़्यादा डेवलपमेंट की आवश्यकता है वहां जाहिर तौर पर पैसा ज़्यादा जाएगा, ताकि वो भी बराबर आ सके दूसरे स्टेट्स के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के स्टेट्स के बीच डिफरेंस के बारे में। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल रिफॉर्म से संबंधित है। आर्टिकल का नाम है इंडिया नेशन ऑन ए मूव। देखो एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में आए थे 1991 में। उसके बाद जैसे ही लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स आए, देश में जो प्राइवेट सेक्टर है वो एकदम से ग्रो करने लगा। तो 1991 के बाद से 2022 तक का हम सफ़र देखेंगे ना, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखेंगे। कभी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से ग्रो हुई, बाद में बीच में क्राइसिस भी आए 2008 में। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के पास थी, लेकिन हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को हमने यूटिलाइज भी किया, जैसे आईटी सेक्टर हमारे देश में काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ और बहुत सारे लेसन्स भी हमने सीखे। लेकिन देखो एक चीज़ सच है, हमारे देश की इकोनॉमी जो वर्ल्ड की अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है, इसका फ़ायदा ना देश के सिटीजन्स को उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। एक जो आरोप अक्सर लगता है कि हमारी जो ग्रोथ है ना वो जॉबलेस है। तो सबसे पहले ना इस आर्टिकल में कुछ पोटेंशियल एरियाज डिस्कस किए जाते हैं जो कि इंडिया को कंपैरेटिव एज देते हैं। सबसे पहला, इनवर्ड लुकिंग लिबरलाइज्ड इकोनॉमी। देखो इंडिया में जो इकोनॉमी की ग्रोथ है ना, ज़्यादातर डिमांड ड्रिवन है। देश में ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अब उनसे डिमांड जनरेट होती है और उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जबकि चाइना का ड्रॉबैक ये है, चाइना की इकोनॉमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अगर चाइना से एक्सपोर्ट बंद हो जाए तो उनकी इकोनॉमी पर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पक्ष में है, लेकिन बात हम अक्सर क्या करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की खुली 2005-6 में, हमेशा नहीं खुली रहेगी। इसलिए आवश्यकता ये है यूथ को जल्द से जल्द ट्रेनिंग दी जाए, उनकी स्किल डेवलप की जाए। नेक्स्ट, फ्रंट रनर इन एग्रीकल्चर। आज भी देखो देश की 50% जो जनता है वो एग्रीकल्चर के काम में लगी हुई है, और कोविड-19 की महामारी के दौरान हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर रिजिलियंट रहा। 2020-21 में ग्रोथ रही एग्रीकल्चर सेक्टर की 3.6% और 2021-22 में 3.9%। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्री है आज के समय में, मतलब फ्यूचर में ग्रोथ का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। वो इंडस्ट्री है जो धीरे धीरे इमर्ज हो रही है और अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और इंडिया की स्ट्रेंथ है, बिजनेस सर्विस आउटसोर्सिंग और आईटी इंडस्ट्री इंडिया की मजबूत है। मतलब वर्ल्ड की बड़ी फर्म्स बहुत सारा काम इंडिया की फर्म्स को आउटसोर्स कर देती हैं। ये आईटी जो कंपनीज हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, इन्होंने अपना परचम लहराया है वर्ल्ड स्टेज पर। टीसीएस ऐसी कंपनी है, टीसीएस इन्फोसिस, जिन्होंने कई सारे देशों की गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। जैसे यूके गवर्नमेंट से टीसीएस ने बहुत सारे प्रोजेक्ट लिए हुए हैं। और देश की पॉपुलेशन में ना इंग्लिश बोलने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इंडिया के जो लोग हैं ना, मतलब जिनको इंग्लिश आती हैं, वो उनमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, वो आसानी से दूसरे देशों में जाके काम कर सकते हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। खास करके इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है आज के समय में। नेक्स्ट है प्रेफर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन। इंडिया कल्चरल और नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है, बहुत से इंटरनेशनल टूरिस्ट इंडिया में आते हैं। और अब कोविड-19 की महामारी थोड़ी कम हो गई है, ख़त्म होने की कगार पर है,
तो ट्रैवलर फिर से इंडिया में आना स्टार्ट हो गए हैं, तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये सारे हमने पोटेंशियल एरियाज डिस्कस किए जिसमें इंडिया के पास कंपैरेटिव एज है। लेकिन अब रोड ब्लॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला रोड ब्लॉक है कंटेम्प्रेरी जियोपॉलिटिकल इश्यूज। जैसे देखो रशिया चाइना वार है, इसकी वजह से सप्लाई की शॉर्टेज हो गई, इंडिया को तेल महंगा परचेज करने पड़ा, और ताइवान और चाइना के बीच इशू है। नेक्स्ट, जॉबलेस ग्रोथ इन रिसेंट पास्ट। इंडिया, जो पॉइंट हमने पहले डिस्कस किया था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में 7 से 8% के बीच में है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के बावजूद इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो जॉबलेस है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स आरोप लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, और ये जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की चुनौती। देखो, क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है, लेकिन आसान नहीं है। इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को जिसको डेवलपमेंट करनी है काफ़ी तेज़ी से, अगर वो क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा ध्यान देता है तो फिर उस तेज़ी से डेवलपमेंट नहीं कर पाता। तो दोनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना चुनौती है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ रही है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार टॉप 10% अमीर जो पॉपुलेशन है ना, उनके पास टोटल नेशनल इनकम का 57% जाता है। वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले सेटिंग अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोल्स। देखो, इंडिया आने वाले समय में कैसे परफॉर्म करेगा सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि इंडिया फिलहाल के चैलेंजेस को कैसे एड्रेस करता है, बल्कि फ्यूचर चैलेंजेस के लिए इंडिया कितना तैयार है। तो जो भी पॉलिसीज आज के समय में बनाई जाए ना, वो फ्यूचर चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए, और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जो सॉल्यूशंस है ना उनको भी संज्ञान में लिया जाए पॉलिसीज बनाते वक्त, ये राइटर बोलते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, मान लीजिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया देश में, लेकिन सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के इंडिकेटर्स खराब परफॉर्म करते रहे, गरीबी कुछ एरियाज में ज़्यादा रही, तो इससे क्राइम बढ़ता है, समाज में इंस्टेबिलिटी फैलती है। तो सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, जैसे कम्युनलिज्म ना हो, हेट्रेड ना हो, दोनों तरह की डेवलपमेंट साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने पे फोकस किया जाए, खास करके मेक इन इंडिया प्रोग्राम है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम पे फोकस किया जाए। जैसे देखो, बोलते नहीं कि जर्मन कार्स अच्छी होती हैं, या फिर किसी किसी देश का कोई प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनका एक अलग से ब्रांड बने कि इंडिया में ये प्रोडक्ट बना है तो इसका मतलब अच्छा ही होगा, यानी मेक इन इंडिया ब्रांड बने। और एमएसएमईज पे ज़्यादा फोकस किया जाए। देखो, छोटे जो बैंक्स हैं, अगर एमएसएमईज को ज़्यादा लोन देंगे ना तो एमएसएमईज ज़्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर सकती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में अगर उनके पास थोड़ा सा भी पैसा है तो वो ज़्यादा अच्छे से इनोवेशन ला सकती हैं। नेक्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा किया जाए हमारे देश में। सबसे लास्ट में, इंडियन यूथ को एम्पावर किया जाए, मतलब उनको स्किल दी जाए। वैसे पॉइंट 2 भी और भी हैं, ख़त्म नहीं हुआ आर्टिकल अभी। इंडियन वुमेन के पोटेंशियल को अनलॉक किया जाए, लेबर फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्ट्रेंथन किया जाए। चाइना की तरह एसईजेड का फुल यूटिलाइजेशन इंडिया नहीं कर पाया है। कल्याणी कमेटी की रिपोर्ट आई थी सेज के ऊपर, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर, जिसमें यह रिकमेंड किया गया था कि एमएसएमई इन्वेस्टमेंट सेज में प्रमोट की जाए। कैसे? एमएसएमई स्कीम्स को सेक्टर स्पेसिफिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन से लिंक करके। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया यूएस रिलेशंस में पाकिस्तान के एंगल से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, यूएस सरकार ने ना हाल ही में ये डिसीजन लिया कि पहले यूएस जो पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट बेच चुका है ना, उससे संबंधित कुछ नए पार्ट्स सप्लाई करेगा, नई टेक्नोलॉजी देगा, नया हार्डवेयर, नया सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। मतलब जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फाइटर जेट के कुछ पुर्जे खराब हो जाते हैं, कुछ इंजन में दिक्कत आ गई, कुछ नए इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है, तो वो सब यूएस अब प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। अब ये इंडिया के लिए कंसर्निंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि देखो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, एयर में डॉग फाइट हुई थी, तो उस डॉग फाइट में ना पाकिस्तान ने अपने F-16 विमान का इस्तेमाल किया था। तो इंडिया का कंसर्न ये है, यूएसए एक तरफ देखो इंडिया के साथ पार्टनरशिप की बात करता है, दूसरी तरफ हमारा जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, उसी को लेटेस्ट पार्ट्स सप्लाई कर रहा है। F-16 जो है वो देखो काफ़ी समय से पाकिस्तान की एयरफोर्स का ना इंपॉर्टेंट पिलर है। मतलब अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स
के पास जो फाइटर जेट हैं उससे ये F-16 निकाल दिया जाए ना, तो उनके पास कुछ खास बचता नहीं है। पहले भी ना इस इशू पर काफ़ी बार विवाद हो चुका है। जैसे देखो, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ज़्यादा फाइटर जेट, F-16 फाइटर जेट देना चाहता था पाकिस्तान को, लेकिन यूएसए की कांग्रेस ने इस डिसीजन पर रोक लगा दी थी। इंडिया का जो डर था कि पाकिस्तान इनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, वो सही साबित हुआ, जैसा हमने डिस्कस किया बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान। क्योंकि जो कचरा मिला था ना इंडियन आर्मी को, जो एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का जो कचरा मिला, पता लगा उससे कि ये मिसाइल फायर की गई है F-16 से। देखो, यूएसए का तो ये कहना है हम इस डील में $450 मिलियन की जो डील है ना पाकिस्तान को, इसमें कुछ नई कैपेबिलिटी नहीं देंगे, सिर्फ पुरानी चीज़ों को रिपेयर किया जाएगा, सर्विस की जाएगी, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन इंडिया यूएस की बात को ऑन फेस वैल्यू नहीं ले रहा है। वैसे देखो, इंडिया और यूएसए के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस हैं, लेकिन स्किलफुली दोनों देश मैनेज कर रहे हैं। यूक्रेन के इशू पर इंडिया यूएसए का व्यू अलग अलग है। कार्सा एक्ट है यूएसए का कि जो यूएसए के एनिमी कंट्रीज़ के साथ डील करता है, यूएसए उसके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। तो इंडिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहा है रशिया से, लेकिन अभी तक इस कार्सा एक्ट के प्रकोप से इंडिया बाहर है, यानी यूएसए ने कार्सा एक्ट के तहत इंडिया पर सैंक्शन नहीं लगाए हैं। तो देखो, अब आवश्यकता यही है कि इस इशू पर यूएसए जो है वो इंडिया के कंसर्न्स को समझे। जिस प्रकार से इंडिया और यूएसए काफ़ी प्लेटफॉर्म पर कोऑपरेट कर रहे हैं और दोनों का कॉमन दुश्मन है चाइना, तो ये जो छोटे छोटे इश्यूज हैं ना, फिर ट्रस्ट डेफिसिट प्रोड्यूस करते हैं दोनों देशों के बीच में। यूएसए की अपनी मजबूरी है, क्योंकि अब यूएसए अफगानिस्तान से जा चुका है। अब आपको याद होगा अलकायदा का एक टेररिस्ट जो उनका मेन प्रमुख था, अल जवाहिरी, तो उसको ड्रोन की सहायता से यूएसए ने मारा था। अब साफ साफ तो बताया नहीं गया, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं अब ड्रोन ने उड़ान भरी थी ना, वो पाकिस्तान की धरती से भरी थी। मतलब आज भी यूएसए को पाकिस्तान की आवश्यकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल ना हो यूएसए के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और पाकिस्तान ने अपनी धरती का इस्तेमाल करने दिया, ड्रोन उड़ने दिया, उसी का ये इनाम है कि F-16 के लिए डील साइन की है यूएसए ने पाकिस्तान के साथ में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल G20 से संबंधित है। G20 से संबंधित आर्टिकल देखो, हमने 2-3 बार डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंसी अब इंडिया के पास होगी। इसके अलावा भी जल्द ही SCO की जो प्रेसिडेंटशिप है ना, वो भी इंडिया के पास आ जाएगी और सितंबर 2023 तक इंडिया SCO का प्रेसिडेंट रहेगा। G20 का समिट तो अगले साल इंडिया होस्ट करेगा ही, इसके साथ साथ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या SCO है ना, इसका भी समिट होस्ट करेगा इंडिया। दिसंबर 2022 में इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का भी प्रेसिडेंट होगा। तो इंडिया के पास ना बहुत मौके हैं। G20 कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कितना पूरे वर्ल्ड की GDP में कंट्रीब्यूट करता है, G20 में पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन का कितना पार्ट है, ये हमने पिछले आर्टिकल्स में डिस्कस किया था। फिर से देख लीजिए, G20 की पॉपुलेशन वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 60% है और G20 के बीच में जितना ट्रेड होता है वो पूरा वर्ल्ड ट्रेड का ऑलमोस्ट 75% है और G20 वाले 80% कंट्रीब्यूट करते हैं पूरे वर्ल्ड की GDP में। तो ना बात यही है जो पिछले आर्टिकल्स में आई थी कि इंडिया कैसे इन मौकों का इस्तेमाल करे अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। क्योंकि देखो, वर्ल्ड तो डिवाइडेड है, यूक्रेन इशू चल रहा है, जहां एक तरफ चाइना ताइवान का इशू है, जहां वेस्टर्न कंट्रीज एक तरफ हैं, चाइना रशिया एक तरफ है, मतलब वर्ल्ड बहुत डिवाइडेड है। तो G20 में जो इश्यूज आएंगे उन पर कैसे इंडिया सहमति बनाएगा। तो राइटर कहते हैं इंडिया को ना इंडोनेशिया से सीखना चाहिए। इस बार जो प्रेसिडेंटशिप है ना, वो इंडोनेशिया के पास में है। इंडोनेशिया ने ना 3 की पिलर्स पे फोकस किया है, ग्लोबल हेल्थ, आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो इश्यूज हैं जिस पर इतनी डिवीजन नहीं है विभिन्न देशों के बीच में। तो इंडिया को भी ना वो इश्यूज लाने चाहिए जिस पे कम से कम चर्चा हो सके वेस्टर्न ग्रुप के बीच और दूसरी तरफ रशिया चाइना ग्रुप के बीच में। अगर कुछ कंट्रोवर्शियल इशू इंडिया लेकर आया ना, तो कोई आउटकम नहीं निकल के आएगी। तो G20 की प्रेसिडेंटशिप एक प्रकार से ना इंडिया के लिए टेस्ट है, इंडिया अपनी लीडरशिप स्किल किस प्रकार से दिखाता है। तो इसका इस प्लेटफॉर्म का, इस प्रेसिडेंटशिप का इंडिया इस्तेमाल कर सकता है अपना, जिस कई सारे मामलों में जिसमें इंडिया की महारत हासिल है, जैसे IT इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक सेक्टर तो उतना अच्छा नहीं है, जैसे वैक्सीन बनाने की कैपेबिलिटी है, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो जेनरिक वैक्सीन प्रोड्यूस करती हैं, मतलब वो सारे डोमेन जिसमें इंडिया की स्ट्रेंथ है ना, उनको वर्ल्ड को दिखाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए कंसर्निंग है, जैसे ग्लोबल
इकोनॉमी की रिकवरी, फोकसिंग ऑन सप्लाई चेन्स रिजिलियंस, स्ट्रेस ऑन ग्रीन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब पूरे देशों के लिए, सभी देशों के लिए कंसर्निंग है, तो इनको इंडिया प्रमोट कर सकता है। कुछ ऐसे इश्यूज जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कंसर्निंग है, जैसे देखो असिस्टेंस टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये डेवलपिंग कंट्रीज चाहते हैं। ग्रेटर एक्सेस टू ट्रेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, एड्रेसिंग डेट डिस्ट्रेस ऑफ कंट्रीज बाय ऑफरिंग सस्टेनेबल एड एंड लोन प्रोग्राम, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश अभी डेट ट्रैप में फंस गए हैं। टैकलिंग फूड एंड एनर्जी प्राइसेस फॉर वल्नरेबल इकोनॉमीज, ये वो इश्यूज हैं जो रेलेवेंट हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, तो इनको भी इंडिया आगे ले जा सकता है, ताकि ऐसा संकेत जाए कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। तो ये G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को ना ग्लोबल स्टेज पे इस्टेब्लिश कर देगी, मतलब ये मौका है इंडिया के पास में कि ग्लोबल एजेंडा में अपनी प्रायोरिटीज़ और नैरेटिव्स को इंडिया सेट कर सके। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया G20 से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। आज 5 इश्यूज हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।